हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपी आर ओ मेंस का पेपर 2016 का कर रहे थे। तो यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक भी आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। टॉपिक देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार सजाइए। तो यहाँ पे कूट की सहायता से सजाना है कि कब किसका विलय हुआ था। जैसे सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में, और झांसी का विलय हुआ है 1853 में, पंजाब का विलय हुआ है 1849 में, और बर्मा का विलय हुआ है 1852 में। तब देखिए, जैसे डलहौजी जो है 1848 में आता है, 1848 से 56 तक रहता है। वो हर साल किसी न किसी राज्य को वो अपने में मिलाता रहता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या है, पहले उसने पंजाब को 1849 में मिलाया है। 49 में पंजाब, 50 में सिक्किम, 49 में पंजाब, 50 में सिक्किम, 52 में बर्मा और 53 में झांसी को मिलाया है। झांसी को मैंने ऐसे याद किया था कि झांसी के रानी को तीर से मार दिया था, तो तीर से 53। 49 में बर्मा, 49 में पंजाब, 50 में सिक्किम, और 52 में बर्मा और 53 में झांसी का विलय किया है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। जो डलहौजी का जो युद्धों का मतलब मिलाने का जो क्रम था ना, वो व्यक्तिगत की नीति लेकर आए थे, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं और उसे चूक की नीति भी बोलते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से राज्य को अपने में मिलाया था वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दिया है। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। वो सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले व्यक्तिगत की नीति लाते हैं, जिसके तहत सतारा को अपने में विलय कर लेते हैं पहले 1848 में। तो हम इसको कहानी के माध्यम से पहले देखेंगे। जैसे मैं एक कहानी सुनाऊंगी। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं एक जगह कि सितारों में कोई जाति नहीं होती है। जो सितारे होते हैं ना, सितारों में कोई जाति नहीं होती है, वो बहुत ही संभल के चलते हैं। यही बात कर रहे होते हैं कि सितारों में कोई जाति नहीं होती है, वो बहुत संभल के चल रहे होते हैं, जो मतलब चलते हैं। तभी वहाँ पे एक बाघ आ जाता है। उन्हीं लड़कों के बीच में एक बाघ आ जाता है और उसमें उदय नाम के एक लड़के को उठा के झाड़ी में फेंक देता है। और जब झाड़ी में फेंक देता है तो वहाँ पे एक नाग आता है और उदय को काट लेता है, और बस कहानी ख़त्म हो गई। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा क्या था औचित्य, इस कहानी के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। जैसे सितारों में कोई जाति नहीं होती, तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था डलहौजी ने, क्योंकि क्रम से लगाने को आ जाता है। सबसे पहले सतारा को हड़पेगा। सितारों में कोई जाति नहीं होती, तो जाति से जैतपुर को हड़पेगा। उसके बाद फिर वो संभल के चलता है, तो संभलपुर। फिर बाघ आया तो बघाट। बाघ ने उदय को झाड़ी में फेंक दिया तो उदयपुर, और फिर झांसी, और उसके बाद नाग आया काट लिया तो नागपुर। इतना ऐसे याद कर लेना है। फिर एक चीज़ याद रखना है कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर उसको भी हड़प लिया था डलहौजी ने। तो इतनी बात डलहौजी के बारे में ध्यान रखना है आप लोग को। जैसे यहाँ से अगर अगली बार क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत के सिद्धांत पे, या वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या चूक की नीति बोलता है कौन लाया, तो डलहौजी लाया। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 में था, और उसने क्या क्या हड़पा है वो ये पूरा कहानी के माध्यम से आप लोग को याद रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी। तो अगर महात्मा गांधी को सज़ा नहीं दिया गया था, तो फिर उनको जेल में क्यों बंद किया गया था। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। जिसने भी नमक कानून तोड़ा था उनको सज़ा मिली थी। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। और वैसे भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी को हर चीज़ में पहले उठा के जेल में डाल देते थे, तो सज़ा तो दी ही गई थी, तो पहले तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
यहाँ भी काल कर्मानुसार ही सजाना है। और देखिए दांडी यात्रा आ गया। अभी हम लोग सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे कि नमक कानून तोड़ा था, और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अलग अलग तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, तो इस बात को याद रखना है। जैसे दांडी यात्रा देख रहे हैं हम लोग, तो दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने कब शुरू किया था? आप लोग को डेट ये बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को साबरमती से इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ है? 12 अप्रैल 1930 में। हाँ, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच के और वहाँ पे नमक कानून तोड़ा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद पूना समझौता तो बाद में आएगा। यहाँ पे गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो होता है वो 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। और जब गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ पे भाग लेते हैं। और जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेते हैं तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, रैमजे मैकडोनाल्ड, वो सांप्रदायिक घोषणा लेकर आते हैं। सांप्रदायिक घोषणा लेकर आते हैं। तो ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक घोषणा। सांप्रदायिक घोषणा में वो बोलते हैं कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख, सभी को चुनाव अलग होंगे, उसके निर्णय की बात करते हैं। तो इस बात से गांधी जी निराश होकर और वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आके वो फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं गांधी जी। तो बस ये कहानी के माध्यम से समझते जाने कि किसके बाद क्या हुआ। पहले दांडी यात्रा हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा हुआ, जिससे निराश होकर गांधी जी वापस आ जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और फिर उसके बाद जो है पूना समझौता हुआ। पूना समझौता यरवदा जेल में होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। तो ये कब हुआ है? ये 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ है। तो पूरा डेट याद रखना है, पूरा क्रम से याद रखना है कि किसके बाद क्या हुआ है। अब यहाँ पे मैं PYQ पढ़ा रही हूँ, तो इस वजह से मैं पूरी कहानी नहीं बता पाती हूँ आप लोग को। जिससे सामने बोर्ड हो तो ठीक से अच्छे से समझा पाए, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं बता दूँ आप लोग को। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को पूरा लगा लीजिएगा और इसका आंसर होगा डी, 1 4 3 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला भारत के भूगोल से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, भौतिक संरचना से। क्वेश्चन है कि भारत के लिए कौन सा गलत है, यहाँ पे बताना है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये बिल्कुल सही बात है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि पहला बड़ा कौन है, रूस है, फिर कौन है। तो ये 7 देश के नाम याद होने चाहिए आप लोग को। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर आप लोग को 7 देश के बारे में पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगी। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो जब 2016 में ये पेपर बना था ना, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र था, क्योंकि चीन पहले नंबर पे था। लेकिन अभी जल्दी ही न्यूज़ में था कि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है, तो अभी के हिसाब से ये गलत हो जाता। फिर तीसरा ऑप्शन है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो आप लोग को पता होगा कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। तो यही क्वेश्चन गलत था, यही लाइन, बाकी सारे सही थे। तो आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा इसका आंसर।
देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2016 का, जो इस बार के पेपर में भी पूछा गया है। मैं बार बार आप लोग को प्रूफ की तरह बताती रहती हूँ कि इस बार के पेपर में कैसे आया है। तो इस बार के पेपर में आया था ना कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इन लोगों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना था। इसी तरीके से क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग को बिलीव ना हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ आप लोग को। मैं भी आप लोग को क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए क्वेश्चन, ये इस बार के पेपर में आया था। लोग बोल रहे थे कि PYQ का महत्व ख़त्म हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग को वहाँ 2016 का पढ़ा होता तो 2023 का पेपर आराम से कर लेते। देखिए ये विभिन्न दर्रे को जिन्हें घाट कहा जाता है, क्या उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो आप लोग को तो पता होगा, थाल घाट, भोर घाट वैसे भी महाराष्ट्र में है और पाल घाट केरल में है। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते थे इसका आंसर। चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो थाल घाट, भोर घाट आप लोगों ने देख ही लिया कि महाराष्ट्र में है, बाकी पाल घाट केरल में है, तो ये तीनों तो पश्चिमी घाट में है। खैबर दर्रा कहाँ से हमारे भारत में आ गया? खैबर दर्रा तो पाकिस्तान में है, वैसे भी सुना होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार मैं खैबर दर्रा को आप लोग को मैप में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे इस जगह पे खैबर दर्रा है, इस जगह पर यहाँ पे खैबर दर्रा आप लोग को मिलेगा, और खैबर दर्रा के बिल्कुल समीप में पेशावर है। एक क्वेश्चन पूछा था कि खैबर दर्रा के सबसे करीब कौन सा स्थान मिलता है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आप लोग को। क्वेश्चन क्या, ये देखिए ये क्वेश्चन था कि कौन सा शहर खैबर दर्रा के सबसे निकटतम है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि खैबर दर्रा के एकदम निकटतम पेशावर है। तो यही क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे खैबर दर्रा है, उसके बिल्कुल पास में यहाँ पे आप लोग को पेशावर लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे पेशावर लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो पेशावर उसके सबसे करीब है। ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नदियों के किनारे बसे शहर को बहुत पूछता है एग्ज़ाम वाले, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जबलपुर है तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। अब हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी नदियाँ कहाँ पे बह रही हैं, तो हमें ये चीज़ याद रह जाता है फिर। जैसे नर्मदा नदी कहाँ पे है, नर्मदा नदी आप लोग को स्थिति अगर पता होगी तो मध्य प्रदेश में बहती है। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। हैदराबाद जो है वो कृष्णा के किनारे नहीं है, बल्कि मूसी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा, यही वाला इसका आंसर है, क्योंकि गलत पूछा था। कोटा, अब कोटा कहाँ है? कोटा राजस्थान में। तो आप लोग को पता होगा कि चंबल नदी जो है राजस्थान में बहती है, तो कोटा चंबल नदी के किनारे है। नासिक, नासिक महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र से ही गोदावरी निकलती है। तो नासिक किसके किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। तो आप लोग अब से याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं होगा ये चीज़ तो, क्योंकि अगली बार रिपीट ज़रूर होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मानसून वन मिट्टी सिंचाई से क्वेश्चन है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो काली मिट्टी जो है रेगुर नाम से जानी जाती है, और ये गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है। मैं इसकी स्थिति एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए देख सकते हैं कि काली मिट्टी कहाँ पे दिख रहा होगा। काली मिट्टी इधर गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी इधर उत्तर प्रदेश बिहार इन सब के साइड में। और सारा देख लीजिएगा आप लोग मैप से। मरुस्थल जो है यहाँ पे राजस्थान में, पर्वतीय मिट्टी यहाँ उत्तर में, और लेटेराइट मृदा इधर मिल रहा है पश्चिमी घाट की तरह। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए कल मैंने यूपी स्पेशल में आप लोग को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो परियोजना उसी नदी के नाम पे हो और वही परियोजना हो तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे रिहन परियोजना रिहन नदी पर है, तो ये आप लोग को याद करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि रिहन तो मिल ही रहा है। रिहन परियोजना रिहन नदी पर है, और ये मैंने दिखाया था आप लोग को मैप में, ये सोनभद्र में है। रिहन परियोजना रिहन नदी पर है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है?
तो नागार्जुन सागर बांध भी आप लोग को पता होगा कि कृष्णा नदी पे है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? वो कृष्णा नदी पर है। नाग को कृष्ण भगवान उठा के फेंक देते हैं ना, नाग को। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पे है। और माता टीला, माता बेटा से मैंने याद करवाया था कल बहुउद्देशीय परियोजना में कि माता टीला, माता और बेटा। तो माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर है। और गोदावरी पोचमपाद परियोजना कहाँ पे है? तो गोदावरी में है। अब इसको याद कर लेते हैं एक बार, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही। तो रिहंद मैंने बताया कि उसके नाम से ये तो रिहंद नदी पर है।